वेलकम स्टूडेंट्स। तो आप सभी का अपने चैनल हिंदी स्टडी एंड पोएट्री में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो या इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और जितना अधिक हो सके चैनल को शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो आज हम इस वीडियो में कक्षा 12वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वितान भाग 2 से पाठ जूझ के भावार्थ को अर्थात इस पाठ की पूरी इंपॉर्टेंट समरी को और इसके क्वेश्चन आंसर को और इसके एमसीक्यू प्रश्नों को आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं, समझने वाले हैं, उन पर आज चर्चा होगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आपको किस तरीके से याद रखना है। सबसे पहले चैप्टर के राइटर का नाम पता होना चाहिए आपको। चैप्टर का नाम है जूझ और इसके राइटर का नाम है, लेखक का नाम है आनंद यादव। यह आपको याद रखना है। पाठ का नाम है जूझ। वितान का पहला पाठ था सिल्वर वेडिंग, डन, जिसके राइटर का नाम था मनोहर श्याम जोशी। अब जो सेकंड पार्ट है वितान का, उसका नाम है जूझ और इसके लेखक का नाम है आनंद यादव। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। जूझ जूझ पाठ के लेखक का नाम है आनंद यादव। हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, जल्दीबाजी नहीं करना। एमसीक्यू में भी डिटेल पूछा जाता है और क्वेश्चन आंसर के लिए भी आपको समरी पता होनी चाहिए। तो जूझ पाठ के लेखक का क्या नाम है? आनंद यादव, डन। अब ये पाठ किस फॉर्म में लिखा गया है? जैसे सिल्वर वेडिंग जो पाठ था वो एक कहानी थी। इस पाठ में लेखक आनंद यादव ने अपने बचपन के बारे में बताया, यानी अपनी ही लाइफ के बारे में खुद लिखा है। तो उसको हम किस शैली में लिखते हैं? आत्मकथात्मक शैली। आपने सुना होगा ऑटोबायोग्राफी, जिसमें इंसान खुद अपनी लाइफ का वर्णन करता है, डन। तो इसमें लेखक आनंद यादव ने भी अपनी लाइफ के बारे में बताया है, अपने बचपन के बारे में बताया है कि किस प्रकार लेखक आनंद यादव ने पाठशाला जाने के लिए, पाठशाला का मतलब स्कूल जाने के लिए संघर्ष किया। इस चैप्टर में पूरा वही डिटेल में बताया गया। ये तो इसकी थीम हो गई, डन। चैप्टर का नाम है जूझ, उसके लेखक का नाम है आनंद यादव, ये डन हो गया। अब इस पाठ में क्या बताया गया है? इस पाठ में लेखक आनंद यादव ने अपने बचपन में पाठशाला जाने के लिए किए गए संघर्ष को बताया गया है। लेखक ने इसमें अपनी लाइफ का ही वर्णन किया है। तो जहां पर आप आत्मकथात्मक देखोगे वहां पर उसको टिक कर देना, ठीक है? क्योंकि जब कोई इंसान अपनी लाइफ का ही वर्णन करता है तो वो क्या है? वो एक आत्मकथा टाइप में ही है। क्लियर हो गया बात? तो अब इस चैप्टर में लेखक ने कहां जाने के संघर्ष को बताया है? तो मैं आपको बता चुका हूं, स्कूल, पाठशाला, डन। अब चैप्टर कहां से स्टार्ट होता है मैं आपको इंपॉर्टेंट समरी क्वेश्चन आंसर भी बताता रहूंगा, डन। अब क्या होता है देखो, लेखक का मन पाठशाला जाने के लिए बहुत तड़पता था। अब हम आनंद यादव के बचपन में चले गए। आनंद यादव अपनी लाइफ के बारे में बता रहे हैं इस चैप्टर में। तो अब चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। अभी आपको दो चीज याद रखनी है। चैप्टर का नाम है जूझ, लेखक का नाम है आनंद यादव। इस पार्ट में लेखक ने किसका वर्णन किया है? अपनी लाइफ का वर्णन किया है, अपने बचपन का वर्णन किया है कि स्कूल जाने के लिए लेखक को कितना संघर्ष करना पड़ा। तभी इस चैप्टर का नाम है जूझ। जूझ का मतलब होता है स्ट्रगल, संघर्ष, डन। ये एमसीक्यू में आ सकता है। जूझ शब्द का क्या अर्थ है? तो उसका अर्थ क्या हो गया है? संघर्ष। ठीक है, क्लियर हो गया बात। और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो एमसीक्यू में आता है। ये जो जूझ जो पाठ है ना, ये मराठी उपन्यास झोबी का हिंदी अनुवाद है। ढंग से सुन लीजिए, मराठी उपन्यास झोबी, झोबी ये झ, डन। झ समझते हो ना, झ से झरना। तो ये मराठी उपन्यास झोबी का हिंदी अनुवाद है। ये एमसीक्यू में आता है और आया है सीबीएसई के सैंपल पेपर में भी था ये क्वेश्चन कि जो जूझ उपन्यास है ये किसका हिंदी अनुवाद है? तो किसका है ये मराठी उपन्यास झोबी का हिंदी अनुवाद है, जो ये जूझ पाठ है, डन। आगे इतना समझ में, किस उपन्यास का? मराठी उपन्यास झोबी का हिंदी अनुवाद है चैप्टर, डन। लेखक का नाम आनंद यादव। अब क्या होता है? अब हम लेखक के बचपन में चले गए, चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। अब है स्टार्ट चैप्टर। तो लेखक का मन जो है कहां जाने के लिए तड़प रहा था बचपन में? पाठशाला जाने के लिए, आनंद यादव का, जब वो छोटे थे। लेकिन अपने पापा के पास ये बात कहने की उनकी हिम्मत नहीं थी। अब आप बोलेंगे सर कैसे बात कर रहे हो आप कि पापा को ही नहीं बता पा रहा हो अपनी? नहीं, क्योंकि उसके पापा जो थे वो चाहते थे कि ये खेतों में काम करे। क्लियर हो गई बात? उसके पापा उसको आगे पढ़ाना लिखाना नहीं चाहते थे, उनका इंटरेस्ट नहीं था उसके पिताजी का, आनंद यादव के।
ठीक है। तो उसके पिताजी चाहते थे, एक बात और ध्यान रखना, जब आप इस चैप्टर को पढ़ोगे ना तो लेखक के पिताजी के लिए ना बार बार दादा दादा वर्ड आ रहा है, तो कंफ्यूजन मत होना। दादा का मतलब उसके पिता के लिए वो दादा लिखा हुआ है। डन। तो लेखक के जो पिताजी हैं उनके सामने लेखक की कहने की हिम्मत नहीं हो रही थी कि पापा मैं स्कूल जाना चाहता हूं। लेखक तो पढ़ना चाहता था, लेकिन उसकी अपने पिताजी के सामने बात कहने की हिम्मत नहीं हो रही थी। क्यों? क्योंकि उसके पिताजी बहुत गुस्से वाले थे और वो चाहते भी नहीं थे कि लेखक आनंद यादव पढ़े, वो चाहते थे ये तो खेत का काम करे। डन। अब आगे क्या होता है, तो फिर वो क्या करते हैं, उसके पापा के सामने तो कहने की हिम्मत नहीं थी आनंद यादव जी की छोटे बचपन में कि भाई मैं स्कूल पढ़ना चाहता हूं पापा। इसलिए क्या हुआ, तो उसको लगता था आनंद यादव को कि इस खेती बाड़ी में काम करके मेरा भविष्य नहीं है, मतलब इस खेती बाड़ी में काम करके मेरा भविष्य नहीं बन पाएगा। क्लियर है बात? क्योंकि ये जो खेती बाड़ी है ये कहीं ना कहीं हमको गड्ढे में ढकेल रही है। ठीक है। अब उसके दादाजी भी यही काम करते रहे होंगे, फिर पिताजी भी वही काम कर रहे हैं, तो आनंद यादव को लगता है कि खेती में मेरा भविष्य नहीं है, ये खेती मुझको क्या कर रही है, हमको गड्ढे में ढकेल रही है, मतलब हम प्रोग्रेस नहीं कर रहे हैं, हम जहां थे हम वहीं पे अटके हुए हैं। दादा ने वो काम करा, पिताजी ने वो काम करा, प्रोग्रेस नहीं दिख रही है। तो आनंद यादव को क्या लगता था खेती के बारे में कि ये खेती हमको गड्ढे में ढकेल रही है। वो तो पढ़ना चाहते थे, अभी वो छोटे बच्चे हैं। डन। लेकिन अपने पिताजी से ये बात कह नहीं रहे। क्यों? क्योंकि पिताजी गुस्से वाले हैं, उनको पता है कि मेरे पिताजी मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे। आनंद यादव बच्चे हैं। डन। वो अपने बचपन की बात बता रहे हैं। आगे देखिए, अब वो कह रहे हैं कि अगर मैं पढ़ लिख जाऊंगा तो मेरी नौकरी लग जाएगी। या आनंद यादव की सोच है कि भाई अगर मैं पढ़ लिख जाऊंगा तो मेरी नौकरी लग जाएगी। अब क्या होता है, ऐसे ही थॉट्स उनके मन में चलते रहते थे, किसके? आनंद यादव के, कि यार इस खेती में तो कुछ नहीं है, मैं पढ़ लिख लेता तो सही था। लेकिन वो इस बात को अपने पिताजी को नहीं कह पा रहा क्योंकि पिताजी गुस्से वाले। अभी तक हमने इतना जाना। अब क्या होता है देखो, अब जो है दिवाली चली जाती है ना, जब दिवाली बीत जाती है तो उसके बाद ये लोग क्या करते थे, ये ईख पेरने का कोहलू चलाते थे। अब आप बोलेंगे सर ईख पेरना क्या होता है? तो ये लोग ना मार्केट में गुड़ बेचने का काम करते हैं। गुड़ किसका बनता है? ईख माने होता है गन्ने। तो ये लोग गन्ने की खेती करते थे। बाद में कोल्हू का मतलब होता है गन्ने से उसको पीसकर, मतलब क्या है, उसका रस रुस निकालना, मतलब उस प्रोसेस को कहते हैं, पूरे कोल्हू से निकाला जाता है वो। ठीक है। तो ये क्या है, गन्ने के रस से गुड़ बनाते थे। डन। आगे समझ में? लेकिन अब क्या खास बात थी जहां से प्रश्न आता है, लेकिन ये लोग पता क्या करते थे, ये लोग ना अपना गुड़ मार्केट में सबसे पहले लाते थे। क्यों लाते थे? उस समय तक गन्ना पकता भी नहीं था, लेकिन ये लोग गन्ने को ना थोड़ा सा कच्चे में ही काट लेते थे। अब आप बोलोगे सर ये ऐसा क्यों करते थे? पता क्यों करते थे? इसके पिताजी की क्या सोच थी? इसके पिताजी चाहते थे कि हमारा जो गुड़ है वो मार्केट में जल्दी आ जाए। क्यों? अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जब आम का सीजन आता है ना, आम नए नए होते हैं, तो मार्केट में उनका प्राइस क्या होता है? 200 रुपए किलो, 150 रुपए किलो, और उनमें वो टेस्ट भी नहीं होता, फिर भी लोग खरीदते हैं उन्हें। आ रही है बात समझ में? तो इसके पिताजी की यही सोच थी कि अगर हमारा गुड़, जबकि अच्छी क्वालिटी का गुड़ नहीं बनाते थे, क्योंकि अगर तुम गन्ने को पूरा पकने नहीं दे रहे हो और थोड़े कच्चे में ही उसको क्या है निकाल दे रहे हो, उससे गुड़ बना दे रहे हो, तो उस क्वालिटी में अच्छा कहां होगा? अब जो गन्ना पका होगा उसका रस मीठा भी होगा। तो ये तो गन्ने को थोड़े कच्चे में ही काट देते थे। क्यों? क्योंकि इसके पिताजी के लिए भाव मैटर करता था। इसके पिताजी को लगता था कि अगर हमारा गुड़ मार्केट में पहले ही उतर जाएगा तो लोगों ने तो खरीदना ही है, चाहे उसकी क्वालिटी कैसी भी हो। क्योंकि जब कोई चीज नई नहीं आती है तो जो लोग उन्हें खरीदना चाहते हैं वो खरीदेंगे। डन। ये प्रचलन है। आम जब 200-300 रुपए किलो होते तब भी कई लोग खरीदते ही हैं, चाहे उनमें स्वाद आए या ना आए। तो इसके पिताजी क्यों गुड़ को जल्दी मार्केट में ले आते थे? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्यों? क्योंकि इसके पिताजी के लिए क्या है, इसके पिताजी के लिए भाव मैटर करता था। ये प्रश्न एमसीक्यू में आता है। इसके पिताजी को लगता था कि यार गुड़ चाहे जैसा भी हो, छोड़ो, अगर मार्केट में आ जाएगा तो महंगा बिकेगा। तो इसके पिताजी के लिए क्वालिटी से ज्यादा क्या है, क्वालिटी मैटर नहीं करती थी। इसके पिताजी के लिए भाव मैटर करता था कि ज्यादा पैसे मिल जाए मुझे बस। आगे बात समझ में? और बाकी लोग अपना गुड़ बाद में लाते थे मार्केट में। डन। उनके गुड़ में क्वालिटी थी, भले प्राइस उनको थोड़ा कम मिलता था। अब आनंद यादव के पिताजी क्या करते थे, अपने गुड़ को मार्केट में जल्दी ले आते थे। उनके गुड़ में वो क्वालिटी नहीं थी, वो गुणवत्ता नहीं थी। क्यों? क्योंकि उनके लिए तो भाव मैटर करता था। ये प्रश्न आता है एमसीक्यू में कि वो गुड़ जल्दी या वो कोल्हू पेरने का काम जल्दी क्यों करते थे? क्यों? क्योंकि उनके लिए जो है
अच्छे गुड़ से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या था, गुड़ का भाव, भाव ज्यादा मैटर करता था। इसलिए सारे गांव भर में हमारा कोल्हू सबसे पहले शुरू होता था। ये लोग सबसे पहले कोल्हू का काम करने लगते थे, जल्दी से वो गन्ने से गुड़ बनाने की प्रोसेस, मतलब उससे रस निकालना। डन, आगे समझ में। यहां से क्वेश्चन आता है, ये एमसीक्यू में बहुत बार आया है, बोर्ड एग्जाम में दिया है। डन, ये आपको याद रखना है, ये प्रश्न आता है, ठीक है। आगे देखो अब क्या होता है, यहां तक आपके समझ में आ गया। हमने 2 पैराग्राफ पढ़ लिए अभी तक। पहले पैराग्राफ में मैंने क्या बताया कि जो आनंद यादव है उसका पाठशाला जाने के लिए मन करता है, लेकिन वो ये बात अपने पिताजी से नहीं कह पाता, क्योंकि उनके पिताजी बहुत गुस्से वाले रहते हैं। तो उसको लगता था कि ये खेती में क्या है, कुछ नहीं है, ये खेती हमको गड्ढे में ढकेल रही है ना। अगर मैं पढ़ लिख जाऊंगा तो मेरी नौकरी लग जाएगी, 4 पैसे कमा लूंगा। ऐसे विचार आनंद यादव के मन में चलते रहते थे। ये बचपन की बात है उनकी। उसके बाद मैंने क्या बताया, ये लेखक और उसके मतलब जो पिताजी हैं वो क्या काम करते थे, गन्ने से गुड़ निकालने का। तो उनका कोल्हू सबसे पहले चलता था बाजार में। क्यों? क्योंकि उनके पिताजी के लिए, किसके, लेखक के पिताजी के लिए जो है क्वालिटी से ज्यादा भाव मैटर करता है। उनको लगता था कि अगर हमारा गुड़ जल्दी मार्केट में आ जाएगा तो उसकी हमको क्या मिलेंगे, अच्छे दाम मिलेंगे। जैसे मैंने आपको आम का एग्जांपल दे दिया कि आम चाहे क्वालिटी में कैसा भी हो, जब वो नया नया मार्केट में आता है उसकी कीमत बहुत अधिक होती है, लेकिन फिर भी लोग उसे खरीदते हैं। आ गई बात समझ में? तो वही वाली बात है। तो इसके पिताजी के लिए भी भाव मैटर करता है कि चाहे गुड़ की क्वालिटी कैसी भी हो, जल्दी से गुड़ मार्केट में आ जाए और हमको अच्छी कीमत मिल जाए। डन, इतना समझ में आ गया। उसके बाद देखिए फिर क्या होता है, एक दिन जो है, अब आनंद यादव के मन में बात चल रही है कि यार मैं क्या करूं, मैं कैसे स्कूल जा पाऊंगा। छोटा बच्चा है तो वो ये बात किससे कहेगा, मां अक्सर सपोर्ट करती है। तो वो अपनी इस पढ़ने की इच्छा को अपनी मां से कहता है। पढ़ वो रहा था लेकिन उसकी स्कूल ना छूट गई थी। वो 5th क्लास में था, याद रखना। और 5th क्लास में ही वो 5th क्लास पास नहीं कर पाता है, उसकी वो क्लास कंप्लीट नहीं होती है। ये भी एमसीक्यू प्रश्न आता है। वो 5th क्लास में था और 5th क्लास उसकी कंप्लीट नहीं हुई थी। डन, तो क्या होता है फिर वो ये बात अपनी मां से कहता है। और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है एमसीक्यू के लिए, उसकी मां उस समय क्या करती रहती है। तो उसकी मां, मैंने आपके लिए ये चीज रखी हुई एग्जांपल के लिए, ये इसको कहते हैं कंडे। ये होता है कंडा, ये गाय के गोबर से बनता है। डन, इसमें क्या होता है कि गाय का जो गोबर होता है, या कई लोगों को पता होगा, तो गाय के गोबर से बनता है। इसमें पहले गीला गोबर होता है, उसमें पानी डालते हैं, इसको फिर क्या करते हैं, थापते हैं और इसको ऐसे रख देते हैं धूप में सुखाने के लिए। ये क्या किस काम आता है, इससे आग बहुत अच्छी जलती है। डन, इसको आप आग में डालोगे तो आग इसमें जल्दी पकड़ लेती है, तो ये इस काम आता है। तो उसकी मां यही काम कर रही थी। ये इसको कहते हैं उपले और कंडे भी कहते हैं कई जगह। तो इसकी मां कंडे थाप रही थी और लेखक अपनी मां को बाल्टी में भर भर के पानी दे रहा था, क्योंकि गोबर से ही तो बनता है। ठीक है, तो उसकी मां ये कंडे थाप रही थी। ये एमसीक्यू में आ सकता है। उसके बाद क्या होता है, उसकी मां गोबर का काम कर रही है, ऐसे ऐसे थाप रही है गोबर। डन, तभी लेखक जाता है वहां पे। वो कहता होगा कि मां मैं पढ़ना चाहता हूं। ये आनंद यादव कह रहे अपने बचपन की बात कि मां मैं पढ़ना चाहता हूं। लेकिन उसकी मां कहती है कि मैं क्या कर सकती हूं। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर मैं तेरे पिताजी से मतलब ये बात करूंगी या कुछ भी है पढ़ने लिखने की बात करूंगी, तो तेरे पिताजी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बरहेला सुअर की तरह गुर्राते हैं। इसका मतलब होता है पागल, जंगली सुअर की तरह, पागल सुअर की तरह गुर्राते हैं। इसका मतलब उसके पिताजी बहुत गुस्से वाले। उसकी मां का स्टेटमेंट है, ये एमसीक्यू में आ सकता है कि उसके पिताजी किसके जैसे गुर्राते थे, उसकी मां के अनुसार बरहेला सुअर के जैसे, जंगली पागल सुअर के जैसे। डन, आगे देखो अब क्या होता है। अब वो कहता है कि अब तो खेती के काम सारे ऑलमोस्ट क्या हो गए, मतलब अब लगभग हो ही गए। तो वो अपने पढ़ने की इच्छा भी व्यक्त करता है अपनी मां से, कि ताकि मां किससे बात करेगी, पिताजी से। उसकी तो हिम्मत नहीं थी लेखक की, अब वो छोटा बच्चा बेचारा। लेकिन उसकी मां भी डरती थी। मां ने कहा कि इसके पिताजी तो भाई बहुत गुस्से वाले हैं, उनको कन्विंस करना बहुत डिफिकल्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट। और उसकी मां भी चाहती थी कि एटलीस्ट मेरा बेटा 7वीं कक्षा तक पढ़े। याद रखना, ये उसकी मां चाहती थी उसे 7वीं तक पढ़ाना कम से कम। ठीक है, मतलब उसके मन में थी ये कि मैं अपने बेटे को एटलीस्ट 7वीं तक तो पढ़ाऊं। और अभी वो 5th में, पास नहीं किया उसने 5th। आगे देखो, तब वो क्या कहता है, अब देखो, मेरे लिए अब कुछ करना तो नहीं रह गया है, इसलिए कहता हूं। अब वो ना एक प्लानिंग करते। प्लानिंग का मतलब, उनके गांव में एक आदमी रहता था जिसका नाम है दत्ताजी राव सरकार। बहुत इंपॉर्टेंट है, दत्ताजी राव सरकार। दत्ताजी राव सरकार, ये उस गांव का पढ़ा लिखा आदमी था, जिसका गांव में थोड़ा रुतबा था। उसके पिताजी भी थोड़ा उनकी रिस्पेक्ट करते थे या उनसे डरते थे, जो भी कह सकते हो तुम। ठीक है, तो क्या होता है, तो वो कहता है कि मां तू ये बात दत्ताजी राव को बता। और तब दत्ताजी राव किससे बात करेंगे, लेखक के पिताजी से, वो उनको समझाएंगे। तो अब क्या होता है, ये चले जाते दत्ताजी राव के घर। डन, अब आगे देखो क्या होता है।
उसकी मां को मन में डर तो था, उसकी मां को लगता था कि यार पता नहीं दत्ताजी राव के यहां जाने से काम बनेगा नहीं बनेगा, लेकिन बच्चे की खुशी के कारण उसकी मां भी जाती है, क्योंकि मां भी पढ़ाना तो चाहती थी। अब चले जाते बच्चा और मां जो है दत्ताजी राव के यहां। अब जब चले गए दोनों, तो उसके बाद क्या होता है, तो मां ने सारी बातें बता दी कि इसके पिताजी क्या करते हैं। इसके पिताजी दिन भर आवारा सांड की तरह घूमते रहते हैं। ये आया है बुक में, आवारा सांड। किसके पिताजी दिन भर आवारा सांड की तरह घूमते रहते हैं और रखमाबाई के कोठे में भी जाते हैं। ये याद रखना, एमसीक्यू में आ सकते हैं। रखमाबाई के कोठे पे भी जाते हैं उसके पिताजी और दिन भर खुले सांड की तरह घूमते। इसलिए इन्होंने क्या करा, अपने बेटे की पढ़ाई लिखाई छुड़वाकर उसको खेती के काम में लगा दिया, ताकि खुद ही आवारा सांड की तरह घूम सके। उसकी मां ने यह बात दत्ताजी राव सरकार को बता दी। अब वो थोड़े जागरूक व्यक्ति थे, उनका गांव में रुतबा था, तो उसकी मां चाहती थी कि ये इसके पिताजी को समझाए, दत्ताजी राव सरकार। आगे इतना समझ में। अब क्या होता है, अब दत्ताजी राव सरकार को सारी बात बता दी उसकी मां कि ये रखमाबाई के कोठे में जाते हैं इसके पिता, घूमते रहते हैं, ये सो सारी बातें जो भी है। तो वो कहता है अच्छा कि ऐसी ऐसी बात है। दत्ताजी राव सरकार को जब पता चलता है, अब वो तो बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति थे, मदद के लिए भी तैयार थे। अब आगे क्या होता है, ठीक है, तो दत्ताजी राव सरकार बोलते हैं तुम दो घर जाओ, मैं मतलब इसके पिताजी से बात करूंगा। किसके, वही आनंद यादव के, मैं करता हूं इसके पिताजी से बात। अब आगे क्या होता है देख, उसके बाद क्या होता है, लेकिन इसके मां ये बात बोल देती है कि आप इसके पिताजी को मत बता देना ये बात कि हम लोग यहां आए थे, नहीं तो वो घर में जाके लड़ाई झगड़ा करेंगे। अब आप समझ लो, गुस्से वाले तो थी। तो उसकी मां बोल देती कि आपसे निवेदन है, आप ये मत कहना कि मतलब हम लोग आए थे, कुछ भी तरीके से, ठीक है। तो वो कहता है दत्ताजी राव सरकार ठीक है, मैं इस बारे में मतलब देख लूंगा, डन। अब तो वो क्या करते हैं देखो, उसके बाद क्या होता है, तो कहीं ना कहीं वो एक प्लानिंग कर देते हैं। मैं आपको शॉर्टकट में बता देता हूं। तो वो कहते हैं कि तुम क्या करना, तुम अपने पति को मेरे यहां भेज देना कुछ बहाने से, ऐसा कहना कि तुम्हें दत्ताजी राव सरकार ने बुलाया है, ठीक है। ये उसको वो कह देते हैं कि तुम मतलब इसके पिताजी जब घर आएंगे ना, तो उनको मेरे पास भेज देना कि दत्ताजी राव सरकार तुमको याद कर रहे थे। डन, इतना आगे समझ में, याद कर रहे थे। तो उसकी मां कहती है ठीक है। अब लोग घर चले जाते हैं। उसके बाद उसके पिताजी घर आते हैं वहां, तो वो तब उसकी मां कहती है कि मैं आप दत्ताजी राव सरकार के यहां साग सब्जी देने गई थी। अब ये थोड़ा खेती बाड़ी का काम करते, तो वो ये तो नहीं बोलती मैं चुगली करने गई थी। तो उसकी मां ने कहा मैं दत्ताजी राव सरकार के यहां जरा साग सब्जी देने गई, तो उन्होंने कहा कि तेरा पति दिखाई नहीं दे रहा, उसको जरा भेज देना। अब यही तो कहती वो। अब उसका पति चले जाता है दत्ताजी राव सरकार से मिलने, क्योंकि उनके यहां का बुलावा आना इसके लिए भी एक रिस्पेक्ट की बात थी कि यार इतना बड़ा आदमी मुझे बुला रहा है, चले गए जी वहां। उसके बाद क्या होता है, तो बहाने से फिर क्या होता है, अब चले गया उसका मतलब आनंद यादव के पिताजी वहां चले गए, कहां, दत्ताजी राव सरकार के यहां। अब पीछे से ट्रिक हम देखो, अब पीछे से क्या होता है, उसकी मां बेटे को भी भेज देती है जानबूझ के कि ताकि तीनों का एक स्पॉट में मामला बन जाए, तीनों एक ही सामने। अब उसकी मां किस बहाने से भेजती है कि जब पापा को बुला के लिया कि घर खाना खाने का टाइम हो गया है तो आ जाओ, ये तो सब प्लानिंग था। अब वो लेखक भी चले जाता है बच्चा कि पापा को बुलाने की, घर खाने का टाइम हो गया है। तो दत्ताजी राव सरकार उसको रोक देते, अरे बेटा तू, ओ देखो प्लानिंग थी पूरी, अरे बेटा तू बता आजकल क्या कर रहा है। समझ में आ गया ना, अब बात खुलेगी। अब दत्ताजी राव सरकार तो जनरल पूछते हैं कि अरे बेटा तू क्या कर रहा है, तो वो सच बोल देता है कि मैं अब स्कूल नहीं जाता हूं, जो बात थी कि मतलब मैं अब स्कूल नहीं जाता हूं। तो फिर दत्ताजी राव सरकार उसके पिताजी से पूछते हैं कि भैया क्यों स्कूल नहीं जाता है। तो उसके बाद क्या हुआ, जब उनमें आपस में ऐसी बहस होती है, मतलब एक प्रकार से तो सारा पोल पट्टी खुल जाती है, सब पता चल जाता है कि ये कहां कहां जाता है, कैसा जाता है। दत्ताजी राव सरकार और उन्हीं के बीच आपस में सब कुछ पोल पट्टी खुल जाती है। उसके बाद क्या होता है, चलो जब ये बात तो क्लियर हो गई, तो उसके बाद दत्ताजी राव सरकार कहते हैं कि तू स्कूल जाएगा, और अगर ये तुझे स्कूल नहीं भेजेंगे तो तू मेरे यहां आ जा, मैं तुझे पढ़ाऊंगा, तेरी फीस भी दूंगा। अगर ये स्कूल नहीं भेजता तो तू मेरे यहां आ जा, मैं पढ़ाता लिखाता हूं तुझे। वो अब उन्होंने कह नहीं था, तो उसके पिताजी थोड़ा डर जाते कि कहीं गांव का इतना प्रतिष्ठित आदमी नाराज ना हो जाए। तो कहते ठीक है। फिर उसके पिताजी भी बहाना मार देते हैं कि ये बिगड़ गया था, बल ये कहीं सिनेमा देखने भाग जाता था, कभी जो घर के यही गुपले होते हैं, वही मैंने बताया ना गाय के गोबर वाले, उनको बेच देता था। उसके पिताजी भी चार बातें बता देते कि ये बिगड़ गया था, इसलिए मैंने इसका स्कूल छुड़वा दिया। तो बच्चा कहता है नहीं ऐसा नहीं है, मतलब वो भी अपने मतलब अपनी उसमें मतलब पक्ष में तर्क देता है बच्चे की, नहीं ऐसी बात नहीं है, मैंने ऐसे काम नहीं किए, मतलब हाँ थोड़े बहुत मैंने मतलब एक बार कंडे बेचे थे, लेकिन वो कपड़े बनवाने के लिए, मतलब मैंने कोई गलत काम नहीं किया। अब वो भी अपनी तरफ अपने पक्ष रखता है, तो बात हो जाती है। तो उसके दत्ताजी राव सरकार कहते हैं जा तू जा, बच्चे को कहते हैं अभी तू जा, और पीछे से उसको बोल देते उसके पिताजी को कि इसको कल से स्कूल भेज देना। डन, आगे इतना समझ में। अब उसके पिताजी क्या बोलते हैं, तो अब जब घर पहुंच जाते क्लियर हो गया, तो उसके पिताजी एक शर्त रखते हैं, मतलब बेसिकली उसके पिताजी की शर्त थी
कि तुम्हारी स्कूल 11 बजे से स्टार्ट होती है। याद रखना, आनंद यादव जिस स्कूल में जा रहे हैं वो 11 बजे से स्टार्ट होती थी शाम के 5 बजे तक। 11 से 5 था स्कूल का टाइमिंग, एमसीक्यू में आ सकता है 11 से 5। तो आनंद यादव कहती है, आनंद यादव के पिताजी आनंद यादव से कहते हैं कि तू स्कूल जाना चाहता है, एक शर्त है, सुबह उठ के पहले तू खेत में जाएगा, सारा काम करेगा और फिर वहीं से 11 बजे अपनी पाठशाला के लिए जाएगा। शाम को जब 5 बजे आएगा घर में बैग रखेगा फिर से, और 1 घंटा फिर जानवरों को चराएगा। ढोर माने होता है जानवर, जो जानवर 1 घंटा उनको चराएगा भी शाम को। ठीक है, तो सुबह पहले तू खेत में जाएगा, सब पानी उनी लगाएगा, फिर 11 बजे स्कूल जाएगा। उसके बाद शाम को 5 बजे आएगा, घर बैग रख के फिर तू 1 घंटा क्या करेगा, जानवरों को चराएगा। और अगर कभी काम ज्यादा हुआ तो तू अब्सेंट भी करेगा, छुट्टी भी करेगा स्कूल की। ये उसके पिताजी की शर्त थी, लेकिन लेखक मान गया क्योंकि उस समय तो वो खुश हो गया कि भैया मुझे स्कूल जाना है। तो एक्साइटमेंट में उसने सब शर्तों के लिए हाँ 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 कर दी, उसको जाना ही था। अब क्या होता है देखो, अब उसने बोला यार कहां मैं कड़ी धूप में रहता था, अब कम से कम 11 से 5 छांव में तो रहूंगा पाठशाला के नीचे। अब क्या, वो फिर से 5वीं में जाकर बैठ गया। अभी उसके जनवरी का महीना आ गया था, लगभग उसके 2 महीने बचे हैं। अब 1 साल उसका पहले बर्बाद हो गया ऑलरेडी, अब वो 2 महीने बचे हैं। तो उसको लगा कि मैं 2 महीनों में कवर कर लूंगा, क्योंकि मार्च में तो एग्जाम होते ही हैं। तो 2 महीने थे उसके पास, वो 5वीं में जाकर बैठ गया। 1 साल उसका ऑलरेडी बर्बाद हो चुका है। अब उसके साथ के बच्चे तो सीनियर हो गए, 6 में चले गए होंगे, उसका 1 साल बर्बाद हुआ। वो दोबारा आया 5th में, और वो भी तब आया जब 2 महीने रह गए, पेपर होने वाले हैं। इतना समझ में आ गया। अब उसके बाद क्या होता है, 5th क्लास में बैठ गया, उसके साथ का कोई नहीं है, उसके दोस्त तो सीनियर हो गए। अब क्या होता है, यहां तक कि क्लास में उसकी गली के केवल 2 लड़के थे। अरे वो भी उसके दोस्त नहीं, मतलब गली के मोहल्ले के केवल 2 लड़के थे जिनको वो थोड़ा जान रहा था, मतलब बाई फेस कह सकते हो। बाकी तो कोई इसके साथ का था नहीं, सब क्लास उसको अनजान सी लग रही थी। वो जाकर चुपके से बैठ गया किनारे में। अब क्या होता है, उसकी पहचान का वहां कोई नहीं था। क्लियर हो गई बात। तो अब उसको लग रहा था यार मैं अपने से जूनियर बच्चों के साथ बैठ रहा हूं जो मुझसे दिमाग से भी क्या है, कम है। ऐसा उसको लग रहा है कि यार मुझसे दिमाग से भी और मेरे परिचित भी नहीं है। तो उसको थोड़ा अजीब लग रहा था, वो कोने में जाके बैठ गया। अब क्या होता है, हाँ तो वो पुरानी किताबों और पुरानी कॉपियों का उसका साथ में से क्या नहीं था, कोई संबंध नहीं था। अब पहले की जो उसकी थोड़ी बहुत रंगी, अब क्योंकि वो उसने तो वहां छोड़ दी थी, अब उसका कोई इस क्लास से कोई संबंध नहीं था। अब 2 महीने की पढ़ाई है, उसको तरीके से करनी है। डन, आ गया समझ में। वैसे भी उसका 1 साल बर्बाद हो चुका है। उसके बाद क्या होता है, तो वो क्या है, वो थैले में मतलब उन्हें ले आया था, पुरानी कॉपियों को ले आया था। वैसे उसका कोई, अब जब कोई इंसान जाता है पहले दिन तो वो अपनी पुरानी कॉपियों को लेके चले गया, जिसका उस क्लास से कोई संबंध वैसे नहीं है। डन, तो वो थैले वाला लेके पहुंच गया वहां। अब क्या होता है, ऐसे चुपचाप बैठा है जैसे कोई इंसान बस अड्डे में नहीं बैठा होता गाड़ी के इंतजार में, वो भी चुपचाप बैठा है। आगे क्या होता है देखो, अब पहले टीचर की क्लास आ गई, ढंग से सुन लो। अब क्या होता है, तो पहले बच्चे भी उसको थोड़ा थोड़ा क्या करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, परेशान करते हैं। ढंग से रखो, क्लास का शरारती लड़का है चौहान का लड़का। याद रखना, चौहान का लड़का सबसे शरारती है। ठीक है, जो उसकी इंसल्ट भी कर रहा है, मतलब ठीक है। और उसकी जो पोशाक है ना आनंद यादव की, अब वो सुबह खेत में काम करके आया तो बेचारी मटमैली हो रही है, धोती और गमछे में आ गया हो, धोती और गमछे में आनंद यादव, और मटमैली हो रही हो क्योंकि वो खेत से आता था काम करके। अब क्या होता है, तो पहले टीचर का पीरियड है रणनवरे मास्टर। ढंग से सुनना, रणनवरे मास्टर है। पहले क्लास में आते हैं तो बच्चे शैतानी करते रहते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, उसका गमछा उतार के डेस्क में रख देते हैं टीचर की, और तब तक टीचर आ जाते हैं और उनको उठाने का भी टाइम नहीं लगता, तो गमछा वहीं पर रह जाता है। तो टीचर कहते हैं कि बताओ ये गमछा किसका है ना। तो वो मतलब गमछा ले जा, मतलब गमछा किसका है। तो वो जो है वो बोलता है आनंद यादव जो है कि मेरा है, वो उसको ले जाता है। ठीक है, अब जब वो ले जाता है तो वो कह के वो बताता है कि मैंने नहीं रखा ये गमछा, मतलब ठीक है। तो फिर वो मास्टर जी समझ जाते हैं कि ये हरकत किसकी है, मतलब तो चौहान के लड़के की। तो वो कहता है ये चौहान के लड़का का काम है, यही उठक पटक करता रहता है। टीचर समझ जाते हैं, वो अपनी सफाई में कह देता है मैंने नहीं किया, मतलब ये। अब क्या होता है, फिर मास्टर जी रणनवरे मास्टर थोड़ा बहुत पूछते हैं उनके बारे में, और वामन पंडित की कविता पढ़ाते हैं। एमसीक्यू में आ सकता है। पहले टीचर की एंट्री थी रणनवरे मास्टर, जिनके कमरे में इंसिडेंट होता है, वो गमछा वाला, याद रखना ये बात, ठीक है। और वो वामन पंडित की कविता पढ़ाते हैं, यहां से एमसीक्यू में प्रश्न आ सकता है। उसके बाद देखो अब क्या होता है, फिर उन लड़कों ने दोबारा कोशिश करी उसकी धोती खींचने की, उसको परेशान कर रहे हैं, मतलब ठीक है। तो वो डर भी रहा है बेचारा कि पहले दिन ही उसके साथ ऐसा हो गया। अब क्या होता है, लड़कों ने उसकी बहुत खिल्ली उड़ाई, उसके कपड़ों की, कभी खींच रहे कभी कुछ कर रहे, तो उसका मन उस दिन उदास हो गया। उसने कहा कि मैं अगले दिन से स्कूल नहीं जाऊंगा, क्योंकि पहला दिन अच्छा नहीं रहा। लेकिन फिर वह ये बच्चा था, अगले दिन उसको जोश चढ़ गया कि नहीं मुझे जाना है।
ठीक है। तो अब क्या हुआ, उसकी मम्मी भी उसके लिए क्या है, मतलब उसकी मम्मी भी उसके लिए एक नई टोपी और दो नाड़ी वाली मैल खाऊ रंग की, जैसे होता है ना ब्राउन सा कलर, मतलब जिस जो जल्दी से गंदा पता नहीं चलता, तो एक तो टोपी ले आई नई, एक नई टोपी और दो नाड़ी वाली चड्डी, याद रखना ये, ठीक है, उसने मंगवा ली। अब क्या होता है देखो, पाठशाला पहनकर जाने लग गया वो, एक नई टोपी हो गई, दो नाड़े वाली चड्डी भी हो गई। पहले तो वैसी धोती टाइप में चले गया था जिसको खींचा जा सकता था, अब उसके पास एक नई टोपी और दो नाड़ी वाली चड्डी आ गई। तो उसका स्कूल में इंप्रेशन कैसा रहा मैंने बता दिया, बहुत खराब रहा। चवाण के लड़के ने उसको बहुत परेशान किया, उसका कोई इसकी धोती खींच रहा था, ये क्वेश्चन आ सकता है उसको क्लास में, किन मुसीबतों का सामना करना पड़ा स्कूल में, कोई उसकी पहचान का नहीं था, ठीक है, उसको लगने लगा मैं कोई नई जगह आ गया हूं, बच्चों ने उसको बहुत परेशान किया, ठीक है। उसके बाद देखो अब क्या होता है, अब वो सोचता है पहले मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, लेकिन अगले दिन फिर से चले जाता है। अब एक नए टीचर और आ गए, एक उनके एंट्री, का नाम है मंत्री मास्टर। वो मैथ्स पढ़ाते हैं, यहां से एमसीक्यू आ सकता है। अब दूसरे टीचर है मंत्री मास्टर, जो गणित पढ़ाते हैं, मैथ्स पढ़ाते हैं और बहुत खतरनाक है। ये छड़ी से नहीं मारते, इनके बारे में याद रखना, ये बल क्या कह रहे हैं, हाथ से गर्दन पकड़कर पीठ पर घुसा मारते। कौन? मंत्री मास्टर, मैथ्स पढ़ाते हैं। इससे पहले हमने रणनवरे के बारे में बताया था, जिनके सामने वो गमछे वाला इंसिडेंट हुआ था और उन्होंने वामन पंडित की कविता पढ़ाई। दूसरे टीचर है मंत्री मास्टर, जो मैथ्स पढ़ाते हैं, बहुत खतरनाक है, सीधा गर्दन पकड़कर घुसा मार दे पीठ पे, वो वाले याद रखना है। लड़कों के मन में उनकी दहशत थी क्योंकि वो पीटते भी थे, आरी बात समझ में। लेकिन जो बच्चा अच्छा काम भी करता था वो उसको अप्रिशिएट भी करते थे, ऐसा नहीं है, अच्छा काम करता था, बच्चों को अपने पास बुलाकर समझाते भी थे, तो बच्चे उनसे डरते थे, उनका खौफ था। उसके बाद क्या होता है देखो, अब एक और चीज है, उस क्लास में एक लड़का था वसंत पाटिल, जो सबसे होशियार था, शरीर से दुबला पतला था, याद रखना, शरीर से दुबला पतला वसंत पाटिल, क्लास का सबसे होशियार बच्चा, दुबला पतला, क्लियर हो गया, होशियार था, सब टीचरों का फेवरेट था, क्लास का मॉनिटर भी था, आगे बात समझ में, और वो बच्चों के क्वेश्चन आंसर की जांच भी करता था। होता है ना क्लास का सबसे होशियार बच्चा, तो टीचर उसी को कहते थे जाओ और बच्चों की कॉपी चेक कर लो, तो वो यही काम करता था। आगे अब मॉनिटर भी था, तो इसलिए कक्षा में उसका बहुत सम्मान था। किसका? वसंत पाटिल का। दुबला पतला था, पढ़ने में होशियार था, दूसरों के प्रश्नों की जांच भी करता था, घर से पूरी तैयारी करके आता था, अच्छा था पढ़ने में, मॉनिटर भी था। अब क्या होता है, फिर वो क्या हुआ, फिर उसको लगा कि, पहले उसको लगा मतलब मैं डिजर्व करता हूं मॉनिटर बनना, क्योंकि मैं इन सबसे बड़ा हूं, उसको लगा। फिर उसने सोचा यार कहां मैं मॉनिटर के चक्कर में पढ़ूं, मेरे पास 2 महीने, मुझे अच्छे से क्या करनी है, पढ़ाई करनी है, मुझे पास करनी है 5th क्लास। फिर उसने कहा छोड़ो ये मॉनिटर वाली बात, उसके मन में आया था कि मैं डिजर्व करता हूं मॉनिटर, लेकिन उसने कुछ नहीं बोला। अब क्या होता है देखो, अब वो पढ़ाई पे ध्यान देने लग गया, आगे बात समझ में। अब उसने अपने मतलब कॉपियों में भी क्या है, अखबार वाला जिल्द चढ़ा दिया, जैसे चढ़ाते ना अखबार का, न्यूज़पेपर का जिल्द तैयार करके अच्छे से जाने लग गया। अब क्या क्या होता है, तो अब वो भी पढ़ाई में ध्यान देने लगा। कौन? और उसकी दोस्ती वसंत पाटिल से हो गई। अब दोनों की अच्छी, अब संगति का सर दिख नहीं था, ये भी पढ़ने में अच्छा हो गया। अब एक तरफ से वसंत पाटिल जांच करता है प्रश्नों की, इधर से अब ये कर रहा है आनंद यादव, अब ये पढ़ाई के लिए मोटिवेट होने लग गया। वसंत पाटिल के साथ इसकी फ्रेंडशिप भी हो गई, अब ये कुछ ना कुछ उसके जैसे बनने लग गया। अब इसकी मां इसको कभी कभी आनंदा कहती थी, आनंदा कहकर पुकारती थी, क्लियर है। अब जो है, जो टीचर है वो भी इसको आनंदा कहने लगे, इसकी मां तो कभी कभी बोलती, स्कूल में टीचर ने सबसे पहले इसको आनंदा कह दिया, क्लियर हो गई बात। वैसे इसका नाम जकाते था, याद रखना, ये भी जकाते भी आएगा, किसका नाम है, तो इन्हीं का नाम है, क्लियर हो गई बात। जकाते वर्ड याद रखना लेखक के लिए, जकाते, जकाते। आगे देखो, अब सबसे इंपॉर्टेंट टीचर आ गए, जिनका नाम है सौंद लगेकर, याद रखना, तीसरे टीचर की एंट्री है, सौंद लगेकर। ये वही टीचर है जिन्होंने लेखक के मन में एक कवि बनने के लिए क्या किया, उसको प्रेरित किया। और जो सबसे मेन मोटिवेशन जो है वो यही है, यही क्वेश्चन है ये, कि मतलब कुछ भी आ सकता है कि सौंद लगेकर के बारे में बताइए, या लेखक किस कारण कवि बनने के लिए प्रेरित हुआ, तो इनके कारण। ये उनके मराठी के अध्यापक थे, मराठी के अध्यापक थे, डन। लेकिन इनको इंग्लिश की कविताएं भी कंठस्थ याद थी, ऐसा नहीं कि मराठी के टीचर थे, लेकिन इनको इंग्लिश की कविताएं भी क्या थी, बहुत याद थी। अब क्या होता है, जब वो पढ़ाते थे, बहुत इंपॉर्टेंट है उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, तो जब वो पढ़ाते थे ना तो पूरा एक्टिंग करके पढ़ाते थे, याद रखने, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि कवि ये इन्हीं के कारण बना, ये उनसे बहुत इंप्रेस हो गया। वो अभिनय, अभिनय का मतलब एक्टिंग करते थे, पोएट्री में एक्टिंग चलती है हाव भाव वाली। तो जैसे पढ़ाते थे ना, वो सुर ताल से पढ़ाते थे, सौंद लगेकर जो मराठी के अध्यापक थे, सुर ताल से पढ़ाते थे, डन। एक्टिंग करके पढ़ाते थे, अभिनय करके पढ़ाते थे, बच्चों को प्रेरित करके पढ़ाते थे, और पढ़ाने में पूरी तरीके से खो जाते थे। बेसिकली जो एक अच्छे टीचर की विशेषताएं होती है वो इनमें थी।
इनका गला भी बहुत रसीला था, सुरीले तरीके से पढ़ाते थे, पोएम्स को, कविताओं को गा गा कर पढ़ाते थे, रस छंद अलंकार के साथ पढ़ाते थे, या आप अपने आप लिख देना, अभिनय के साथ पढ़ाते थे। अब क्या होता है, जब लेखक उनको देखता है तो उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित होता है उनके पढ़ाने के तरीके से। डन। अब क्या होता है, वो स्वयं भी कविता करते थे, अब वो इतना अच्छा पढ़ाते हैं तो वो स्वयं भी कविताएं लिखते थे। डन। अब क्या होता है, याद आ गई तो वो एक आध बार अपनी कविताएं भी सुना देते थे। अब जब लेखक ने क्या है, लेखक ने उनकी कविताएं सुनी तो लेखक आनंद यादव उनसे बहुत ज्यादा क्या हुए, इंप्रेस हो गए, मतलब उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित हो गए, उनके पढ़ाने के तरीके से बहुत ज्यादा प्रभावित हो गए। अब क्या हुआ देखो, अब सुबह शाम खेत पर पानी लगाते हुए या जानवरों को चराते हुए ना, ये वैसी एक्टिंग करने लग गया, ये भी कविताएं चिल्ला चिल्ला कर गाने लग गया, पूरे एक्सेंट के साथ अभिनय कर करके। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात, पहले इसको अकेलापन ना परेशान करता था, बोर होता था ये अकेले में, लेकिन अब इसको वही अकेलापन उपयोगी लगने लगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कविता लिखने या समझने से पहले ये अकेलापन इसको बोरियत देता था, लेकिन जब से इसको कविताओं के प्रति रुचि जाग गई उसके बाद इसको अकेलापन उपयोगी लगने लगा। क्यों क्यों? क्योंकि अकेलेपन में ये क्या है, चिल्लाकर कविताएं गा सकता था, पूरे एक्शन के साथ अभिनय के साथ कर सकता था, तो अब इसको अकेलापन अच्छे लगने लग गया, अब ये बोर भी नहीं होता था खेतों में। अब क्या होता है देखो, अब ये सुबह शाम ऐसी मतलब पोएट्री की, पोएम्स की प्रैक्टिस करने लग गया, तो अपने आसपास इसको खेत ऊत में पेड़ पौधे जो जानवर कुछ भी दिखाई देता ना, ये उन पर ही पोएम्स क्रिएट करने लग गया, मतलब राइमिंग। देखो पोएम करना सीधा नहीं आता, पहले आप राइमिंग करोगे, दो दो लाइन, तीन तीन लाइन, धीरे धीरे करके आप सीखते हो कोई भी चीज हो, तो ये ऐसे प्रैक्टिस करने लग गया, तो अपने आसपास की चीजों पर जो है, जो पेड़ पौधे हो गए उन पर जो है मतलब पोएट्री करने लग गया। अब क्या होता है, तो पहले इसको बोरियत आती थी अकेले में, लेकिन अब इसको वही अकेलापन अच्छा लगने लग गया। क्लियर हो गई बात? अब ये चाहता था कि मैं अकेला रहूं, अब इसका अकेला रहने का ही मन करने लग गया, अब इसको बोरियत नहीं आती थी, अब ये ऊंची ऊंची आवाज में गाने लगा। अब कोई साथ में होता तो फिर कैसे गाता ऊंची ऊंची आवाज में, अकेले में तो इंसान एक्टिंग भी कर सकता है, ऊंची आवाज में भी गा सकता है। अब उसके बाद इसको ये सब अच्छा लगने लगा। अब ये जो है टीचर की कई कविताओं को ना अपनी सुरताल में गाने लगा, होता है ना जैसे म्यूजिक डायरेक्टर करते हैं, एक ही गाने को हम कई तरीके से बना सकते हैं, तो ये टीचर की भी कुछ कविताओं को अपनी चाल से गाने लगा, अपनी तरीके से, मतलब क्लियर हो गई बात? अब क्या होता है देखो, अब ये जो है इसको ना शौक चढ़ गया कविताएं करने का वगैरह का, ठीक है। तो अब कई बार क्या होता था, इसकी पोएम्स इतनी अच्छी लगने लगी ना, इसके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया कि कई बार इसको छठी सातवीं कक्षा के लड़कों के सामने भी बुलाकर गवाया जाता था, तो ये और प्रेरित होने लगा। कहां, ये 5th क्लास में, और इसको छठवीं सातवीं के बच्चों के सामने भी गाने के लिए बुलाया जाता था, तो और भी ज्यादा मोटिवेट होने लगे। देखो टीचरों ने बहुत मोटिवेट भी किया, और सौंद लगेकर सबसे मेन है मराठी के टीचर। उसके बाद क्या होता है, मास्टर स्वयं भी कविताएं करते थे, अनेक मराठी कवियों की बुक्स भी उनके पास थी, मराठी कवियों की बुक्स रही होंगी, वो मराठी के टीचर थे। आ गई बात समझ में? तो फिर इसको लगने लगा कि यार कवि बनना कोई आम बात नहीं है, कवि भी हमारे जैसा ही एक हार्ड मांस का पुतला होता है, कवि कोई भगवान नहीं है कि भगवान ने उसको, उसकी भी एक नाक होती है, 2 आंख होती है। तो इसको लगने लगा कि मैं भी बन सकता हूं कवि, कवि हमारे जैसे इंसान होते हैं। उसके बाद क्या होता है, इसको विश्वास आ गया, अब ये क्या करने लगा, अब ये भी कविता करने लगा, मैंने तुम्हें बताया ही। तो एक बार क्या होता है, मास्टर जी के दरवाजे पर, जो मास्टर जी का घर था ना, उनके दरवाजे पर मालती की एक बेल होती है, मालती की एक बेल होती है, उस पर भी कविता बना दी इसने। आ सकता है एमसीक्यू में, मालती की बेल पर इसने कविता बना दी। अब ये क्या करता था, ये ना मतलब जैसे संडे आता था ना, तो संडे के दिन ये पोएम बनाता था और अगले दिन टीचर को दिखाता था, और कई बार एक्साइटमेंट में तो उसी दिन भी दिखाने पहुंच जाता था शाम को। संडे के दिन अक्सर ये बना लेता था कविताएं और अगले दिन दिखाता था, लेकिन कई बार एक्साइटमेंट में उस दिन भी भाग जाता था कि देखो सर, और सर उसको अप्रिशिएट भी करते थे, तो उसको बहुत ज्यादा खुशी मिलती थी। डन। ये कौन कर रहा है, सौंद लगेकर आनंद यादव जी के साथ। अब आनंद यादव समय बच्चे, अपने बचपन की बात बता रहे हूं, तो ये क्या करता था, कई बार ये फसलों पर कविताएं बनाता था, जंगली फूलों पर तुकबंदी करने लग गया, राइमिंग करने लग गया, ठीक है। और उसके बाद इसको ऐसे इंटरेस्ट आने लगा, ये लिखने के लिए अपने पॉकेट में कागज और पेंसिल रखने लगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लेखक है बचपन में कागज पेंसिल भी अपने पॉकेट में रखता था, और अगर वो नहीं हुआ तो कई बार लकड़ी के छोटे टुकड़े से भैंस की पीठ पर भी लिखने लग जाता था। इसका मतलब ये नहीं तुमने भैंस की पीठ बिल्कुल इतनी खींच दी पूरी लिख के, वो हल्का हल्का है जैसे एक बच्चा करता है, मतलब वो समझो, इसका मतलब ये नहीं तुमने लिख लिख के खून निकाल दिया, नहीं। जेब में इसके क्या रहता था, मैंने बता दिया, कागज और क्या बोल रहे, कागज और पेंसिल तो रहती थी, उसके अलावा कई बार जानवरों की पीठ पर भी लिख लेता था, भैंस स्पेशली। आगे देखो अब, और उसके बाद कंकड़ से, तो इतनी ऐसे मत सोचना कंकड़ का मतलब पत्थर से घिस दी, ऐसा नहीं है।
जब इसको याद हो जाती तो फिर वो पहुंच देता था हल्के हल्के। ठीक है, अब ये चैप्टर में बता रखा है। रविवार के दिन वो एक आध कविता बन जाती तो वो सोमवार को टीचर को दिखा देता था, और कई बार एक्साइटमेंट में तो रात भी पहुंच जाता था, रात में दिखाने उसी दिन, संडे के दिन। आगे देखो, तो वे उसे देखते और शाबाशी देते कि वेरी गुड बेटा, तुमने बहुत अच्छा किया है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे ही वो बोलते, वो उसको बताते थे कि पोयम लिखते समय या करते समय सुर, ताल, लय, गति, छंद, इन सब में ध्यान देना चाहिए। सुर, ताल, लय, गति, छंद, इन सब में ध्यान देना चाहिए। तब क्या होती है, कविता और भी ज्यादा क्या है, बनती है। और बस ऐसे करके ही इसको क्या होने लगा, लेखक को और भी ज्यादा शब्दों से प्यार होने लगा। तो ये इनकी स्टोरी है कि किस तरीके से, कैसे लेखक ने क्या है पहले, मतलब स्टेप बाय स्टेप कैसे लेखक ने पहले उसके मन में विचार चलते थे कि खेती बाड़ी में कुछ नहीं रखा, मुझे पढ़ना चाहिए। फिर उसने कैसे बात अपनी मां से कही, फिर दत्ताजी राव सरकार ने उसको स्कूल भेजने की सिफारिश की। सिफारिश का मतलब कैसे, तो उसके पिताजी को डराया, धमकाया, जो भी है समझाया। तब लेखक स्कूल गया, स्कूल में उसे बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ा। ठीक है, फिर 3 टीचर के बारे में भी बोला मैंने। पहले वाले जो मास्टर आए थे रणनवरे, फिर मंत्री मास्टर मैथ्स वाले जो खतरनाक थे, और सबसे मेन सौंद लगेकर मराठी के टीचर। तब इनके बीच में बातचीत है। और बाकी आपको ना समरी पता होनी चाहिए। मैं क्वेश्चन आंसर बताता हूं चैप्टर के क्या क्या है। बट इस चैप्टर का नाम जूझ जो रखा गया है, वो इस चैप्टर के नायक की किस विशेषता के कारण रखा है। तो सारी समरी वही है कि लेखक को पाठशाला जाने के लिए अनेक संघर्षों का सामना करना पड़ा। जैसे सारे लिख देना जितने आपको याद है, पिताजी के बारे में सब। इसलिए इस पाठ का नाम जूझ रखा गया है। तो जूझ का मतलब संघर्ष, और इस पाठ में लेखक के संघर्ष को ही बताया गया है। सारी समरी है। दूसरा है, स्वयं कविता रच लेने का आत्मविश्वास लेखक के अंदर कैसे आया। तो सारा सौंद लगेकर से वहां तक का लिख देना कि जब सौंद लगेकर मराठी के अध्यापक उनको पढ़ाने आते थे तो वो सुर के साथ पढ़ाते थे, ताल के साथ पढ़ाते थे, लय के साथ पढ़ाते थे, गति के साथ पढ़ाते थे, अभिनय करके पढ़ाते थे। उनको अंग्रेजी की कविताएं भी कंठस्थ थी, बच्चों को प्रेरित करते थे। बहुत सारे पॉइंट है, आगे बात समझे। तो ये देखकर लेखक को भी लगा कि, मतलब लेखक मतलब आनंद यादव को भी लगा, क्या लगा कि वही कि कवि भी एक हाड़ मांस का ही पुतला होता है, तो मैं भी बन सकता हूं। ये भी समरी है सारी। अगला है, सौंद लगेकर के अध्यापन की उन विशेषताओं को बताइए। सब वही है, वही पॉइंट है उनकी विशेषताएं कि वो सुर से गाते थे, अभिनय के साथ गाते थे, उनको क्या अंग्रेजी की कविताएं भी कंठे से आती, बच्चों को प्रेरित भी करते थे, अभिनय भी करते थे। सारी विशेषताएं लिख देना। उसके बाद है, कविता के प्रति लगाव से पहले और वही अकेलेपन के प्रति लेखक की क्या सोच थी और बाद में क्या हो गई। तो मैंने बताया पहले उसको अकेलापन बहुत ज्यादा परेशान करता था, उसको अकेला रहना क्या है पसंद नहीं था। लेकिन जब उसको कविताएं करने आ गई, बाद में उसको अकेलापन अच्छा लगने लगा, वो खुलकर गाने लगा। बाकी सारा लिख देना कि वो खुलकर गाता था, अभिनय करता था, इधर उधर जाता था, भैंस की पीठ पर भी लिखता था, कागज में, सब लिख देना वो सब। अगला है, आपके ख्याल से पढ़ाई लिखाई के संबंध में लेखक के विचार कैसे हैं, दत्ताजी राव के विचार कैसे हैं, और उसके पिताजी के विचार कैसे थे। तो तुम सबको पता है उसके पिताजी पढ़ाई लिखाई को क्या है, मतलब एक सहयोग नहीं देते थे। उसके पिताजी के लिए पढ़ना लिखना सब क्या था, बेकार था। उनकी सोच बतानी है। दत्ताजी राव के बारे में फिर क्या लिखोगे, दत्ताजी राव तो पढ़ाई को पसंद करते थे, इसीलिए वो लेखक का मतलब क्या देते हैं, साथ देते हैं, है ना। उसके पिताजी को पढ़ाई के लिए क्या है, राजी करते हैं। तो ये सब लिख सकते हो। और लेखक के बारे में तो लिख ही सकते हो कि वो पढ़ना चाहता था, वो पढ़ लिख कर उसको लगता था कि खेती बाड़ी में कुछ नहीं रखा। सब समरियर बहुत आसान है। यही चैप्टर के क्वेश्चन है जो मैं सब एक्सप्लेन कर चुका हूं। इवन एमसीक्यू भी आएंगे तो इन्हीं के अंदर से। ठीक है, और उसके बाद तुम लिख सकते हो, दत्ताजी राव से पिताजी पर दबाव डलवाने के लिए लेखक और उसकी मां को एक झूठ का सहारा लेना पड़ता है। तो ये तुम्हें पता ही है कि जो झूठ बोलते हैं कि ये मत बताना कि हम ही आए थे, हमने आपको सारी बात बताई। तो सब समरी है, हिंदी में रटना नहीं होता। तो आपने पूरी वीडियो अगर देख ली होगी ना, तो आप कोई भी क्वेश्चन को कर सकते हैं अगर आपने मुझे ढंग से सुना है तो। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिएगा। और एक और बात, अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपको जवाब तुरंत मिलेगा। धन्यवाद।